Hello, good morning. Today is 19 September and we are going to discuss the articles of The Hindu. जो पहला हमारा आर्टिकल है वो आपको पता होगा, दो देशों के प्रीमियर्स, हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान और नेपाल, उनके प्रीमियर्स हमारे हमारे देश की यात्रा पर अभी अभी आए थे, अशरफ गनी और नेपाल के प्रीमियर प्रचंड। आपको पता होगा इन दोनों देशों के साथ में हमारे रिलेशंस पिछले दिनों में अच्छे नहीं थे। नेपाल ने अपना नया संविधान बनाया, नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, तो मधेसीज को राइट्स नहीं दिए गए थे, इसके लिए वहां पर एक विवाद खड़ा हो गया था। इंडिया ने कंसर्न्स रेज किए थे, क्योंकि मधेसी वही लोग हैं जो जिनका ओरिजिन इंडिया से ट्रेस होता है, इंडिया के बिहार से उनके एथनिक टाइज हैं, और इसलिए वहां पर ब्लॉकेड हो गया था। उन्होंने ब्लॉकेड का इल्जाम इंडिया पर लगाया था। ब्लॉकेड से उनके देश में काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। दोनों देशों के रिलेशंस में काफी तलखी आ गई थी। और इवन अफगानिस्तान में जब 2 साल पहले अशरफ गनी की जो गवर्नमेंट आई थी, तो उन्होंने एक अपनी फॉरेन पॉलिसी के 5 सर्कल्स दिए थे। उस फॉरेन पॉलिसी के 5 सर्कल्स में इंडिया को काफी पीछे, यानी चौथे स्थान पर जगह दी गई थी। ये देखिए, चौथे सर्कल में इंडिया है, इसका मतलब इंडिया को चौथे नंबर पर प्रायोरिटी दी गई थी। तो इसी वजह से अब पिछले दिनों देखने को मिला कि दोनों के इवन नेपाल के साथ और अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अब अच्छे ट्रैक पर है, काफी सुधार देखने को मिल रहा है। अब 2 कंटेक्स्ट में इस आर्टिकल को हम डिस्कस कर सकते हैं। एक कंटेक्स्ट है, एक सेकंड, ये थोड़ा ठीक कर लेता हूं। एक नेपाल के कंटेक्स्ट में, एक अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में। जब नेपाल के जो साथ रिलेशंस है हमारे, अब देखिए, हमने इनको फोर्स नहीं किया, क्योंकि हमने उनकी मजबूरी समझी। वहां पे हमें पता है कि कोalition गवर्नमेंट है, तो प्रचंडा इतनी आसानी से कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट नहीं ला सकेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए। और नेपाल में पिछले दिनों अर्थक्वेक भी आया था, तो काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है प्रचंडा को, तो हमने उनको फोर्स नहीं किया। इवन जॉइंट स्टेटमेंट में भी हमने यही कहा कि कोई टाइमलाइन नहीं है, आप मधेसीज को उनके राइट्स दीजिए, उनका हक दीजिए, लेकिन हमारी तरफ से कोई टाइमलाइन यहाँ पे नहीं है। इंडिया का फोकस इवन अपने एफर्ट्स पर है। इंडिया ने ज्वाइंट स्टेटमेंट और बातचीत में इसी पर जोर दिया कि हम हाइड्रो पावर कैसे, दोनों देशों के बीच में हाइड्रो पावर के संबंध में कैसे रिलेशंस और ज्यादा अच्छे कर सकते हैं, और इंडिया जो हाईवे प्रोजेक्ट्स वहां पर चलाना चाहता है उस पर कैसी प्रोग्रेस लाई जाए। तो इंडिया का जो गुजराल डॉक्ट्राइन है 1992, गुजराल डॉक्ट्राइन का रूल यह है कि इंडिया अपने नेबर्स के साथ रिलेशंस में खुद पे फोकस करेगा, यानी इंडिया विल नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम द नेबर्स व्हाइल डिसाइडिंग द रिलेशंस विद द नेबर्स। और दूसरा है अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में। देखिए, अफगानिस्तान के कंटेक्स्ट में हमारे रिलेशंस तब ठीक होने स्टार्ट हो गए थे जब 1 साल पहले जब उन्होंने इंडिया से आर्म्स दोबारा से मांगना स्टार्ट कर दिया था। यानी 2 साल पहले तो उन्होंने इंडिया को कम प्रायोरिटी दी, लेकिन 1 साल पहले उनको पता लग गया था कि पाकिस्तान कुछ हेल्प नहीं करेगा तालिबान से निपटने के लिए, तो उन्होंने फिर से इंडिया को देखना स्टार्ट कर दिया, इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने मांग की इंडिया आर्म्स दे, और यही चेंज इस बार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इंडिया ने अफगानिस्तान को $1 बिलियन की एड दी, इसके अलावा आर्म्स और एमिनिशंस देने की बात थी। देखिए, इंडिया और अफगानिस्तान के साथ हमारे जो रिलेशंस हैं, इंडिया अगर आर्म्स देगा अफगानिस्तान को तो वो छिप कर देगा, यानी ओवर्ट नहीं देगा, कोवर्ट देगा, क्योंकि ये इंडिया वर्ल्ड को, इवन पाकिस्तान को डिस्क्लोज नहीं कर सकता है, क्योंकि इससे अगर इंडिया के आर्म्स अफगानिस्तान में जाएंगे तो 2-3 खतरे हैं उसके। अफगानिस्तान के अगर हथियार आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो कश्मीर में भी यूज हो सकते हैं, और इवन पाकिस्तान भी फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, वो कश्मीर में और ज्यादा जो मिलिटेंट्स हैं इन्फिल्ट्रेट करेगा। तो इसीलिए ये अफगानिस्तान को जो भी एड दी जाती है वो छिप कर दी जाती है, वर्ल्ड को डिस्क्लोज नहीं किया जाता। और हमने अफगानिस्तान के साथ भी जैसे ऊपर से तो सिर्फ यही बात की सिक्योरिटी डिफेंस में हमारे रिलेशंस और ज्यादा अच्छे करेंगे, लेकिन एड दी है, ऐसा कहा जा रहा है कि एड हमने उनको दी है, और मिलिट्री एड की बात मेनली। वैसे तो ऊपर से तो 1 बिलियन एड की तो हमने उनको दी ही है, वो तो वर्ल्ड को भी पता है, लेकिन जो मिलिट्री एड है वो हमने दी है, $1 बिलियन एड जो हमने उनको जनरल दी है। अब देखिए, उन्होंने जो हमारी ज्वाइंट स्टेटमेंट थी उसमें पाकिस्तान का मेंशन नहीं है, लेकिन जब अशरफ गनी ने आईडीएसए आपको पता होगा एक थिंक टैंक है, आईडीएसए में जब संबोधित किया तो उन्होंने एक स्ट्रिक्ट वर्ड्स में पाकिस्तान को चेतावनी दी और कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद फैला रहा है दोनों देशों में, अफगानिस्तान में भी, इंडिया में भी। देखिए, दोनों के दोनों जो देश हैं वो लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं और रेल नेटवर्क भी उनमें कम है, तो इंपॉर्टेंट ये है कि कैसे वो इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करके अपने वहां पे कनेक्टिविटी बढ़ाएं। देखिए, इंडिया तो ऐसा कर रहा है, इंडिया छबार पोर्ट से आपको पता होगा, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, छबार पोर्ट से हम ये पोर्ट ईरान में है और इसके तहत हम कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान को अवॉइड करके।
तो दोनों देशों को इंडिया के साथ अपनी रिलेशनशिप अच्छी करके कनेक्टिविटी भी वो बढ़ा सकते हैं। जो दूसरा हमारा आर्टिकल है वो आर्टिकल है, वैसे तो पॉलिटिक्स का आर्टिकल, लेकिन एंटी डिफेक्शन लॉ इसमें इंपॉर्टेंट है। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश में क्या हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में इसका पहली लाइन ही बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल की, ऐसे में इस लाइन को यूज कर सकते हैं। लाइन है, कैसे भी कोई लॉ बना लो, लूप होल्स ढूंढने वाले लूप होल्स ढूंढ लेते हैं, यानी कमियां ढूंढ लेते हैं, वो हमेशा एक कदम आगे रहते हैं जो लूप होल्स प्लग करने की कोशिश करते हैं। ये लाइंस ऐसे में यूज कर सकते हैं, यानी एनीवन हु वांट्स टू फाइंड द लूप होल्स दे आर वन स्टेप अहेड ऑफ द दोज पर्संस हु ट्राई टू प्लग द लूप होल्स। यहां देखिए आयाराम गयाराम की राजनीति की बात है। आयाराम गयाराम की राजनीति कौन सी राजनीति होती है? जब एमपी या एमएलए पार्टी बदल लेते हैं, इसको आयाराम गयाराम की राजनीति कहते हैं। ये एक एनसीईआरटी में दिया है, आयाराम गयाराम की राजनीति क्या होती है। 1977 में ऑलमोस्ट एक एमएलए थे, हरियाणा के एमएलए, जिन्होंने पार्टी 2 हफ्तों में 3 बार चेंज करी थी, तो उनका नाम था आयाराम। तो वहां उस टाइम ये यूज किया गया था और कहा गया था कि आयाराम अब गयाराम हो गए हैं, यानी 2 हफ्ते में 3 बार उन्होंने पार्टी चेंज की, तो आयाराम गयाराम तो ये चलता रहा, इसलिए वहां से इसकी शुरुआत हुई। अब क्या है, पिछले दिनों गवर्नर ने जो प्रेसिडेंट रूल लगा दिया था अरुणाचल प्रदेश में, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस रूल को इनवैलिडेट कर दिया और कांग्रेस की गवर्नमेंट को दोबारा से रिस्टोर कर दिया। अब देखिए लूप होल्स ढूंढने वालों ने फिर से लूप होल ढूंढ लिया। अब उन्होंने इस बार क्या किया, इस बार उन्होंने सारे के सारे एमएलए एक नई पार्टी में, और यू कैन से दैट एक अलग पार्टी में मर्ज कर दिए, जिसका पार्टी का नाम क्या था? पीपल्स पार्टी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये जो पार्टी है वो नॉर्दर्न डेवलपमेंट जो है, नॉर्दर्न ईस्टर्न डेवलपमेंट का एलाई है, और ये पार्टी बीजेपी का एक फ्रंट है। यानी वो पहले भी बीजेपी की सरकार बनाना चाहते थे इनडायरेक्टली, और अभी भी उन्होंने इनडायरेक्टली बीजेपी की सरकार बना दी। देखिए अब क्या चीज है, एक एंटी डिफेक्शन की लॉ की बात कर लेते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ कितना इफेक्टिव है। 52 अमेंडमेंट आई थी हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में, 52 अमेंडमेंट 1985 में, ये राजीव गांधी के टाइम में आई थी। तो इस डिफेक्शन को 3 पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, इस जो अमेंडमेंट को। पहले जो है वो है इंडिविजुअल मेंबर्स के लिए, यानी इसका मतलब है कोई भी इंडिविजुअल मेंबर अगर पार्टी चेंज करता है तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यानी हमें थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं। एक पार्टी के 15 मेंबर्स हैं, कोई भी पार्टी देखिए, यूपीएससी की पार्टी मान लीजिए इसे, यूपीएससी पार्टी, तो इस पार्टी के 15 मेंबर हैं। अगर एक मेंबर पाला बदल के कोई पीसीएस की पार्टी में चला जाता है, यानी कोई आप मान लीजिए बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पार्टी में चला जाता है, तो वो मेंबर डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, यानी वो एमपी एमएलए कुछ भी नहीं रहेगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। अब देखिए दूसरा, देखिए पहले एक रूल था, ये 1/3 यानी स्प्लिट अलाउड थे, यानी अगर 15 मेंबर्स की पार्टी है तो 1/3 कितना होगा? 5 मेंबर्स। 5 मेंबर्स अगर स्प्लिट हो जाते हैं उस मेन पेरेंट पार्टी से, जो कि यहाँ पे यूपीएससी है, तो वो अलग हो सकते हैं, वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। यानी अगर 5 मेंबर अलग होते हैं, 5 मेंबर्स अलग होते हैं, तो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। लेकिन बाद में, ध्यान से सुनिएगा, बाद में ये भी हटा दिया गया, यानी अब 5 मेंबर्स भी अलग नहीं हो सकते, यानी ये भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये 1/3 स्प्लिट का क्लास था जो पहले था, अब दोबारा एक अमेंडमेंट से हटा दिया गया है। यानी अब ध्यान से याद रखिएगा, प्री का भी क्वेश्चन है, मेंस का भी, 1/3 स्प्लिट अब नहीं है। अब तीसरा जो इंपॉर्टेंट है मर्जर का। मर्जर क्या है? यानी 2/3 मेंबर अलग हो जाएंगे, यानी एक पूरी की पूरी पार्टी अलग होकर किसी दूसरी पार्टी में मर्ज हो जाएगी। अब देखिए यूपीएससी के 15 मेंबर्स हैं, इसके 2/3 कितने हुए? इसके 2/3 हुए 10 मेंबर्स। अगर 10 मेंबर्स बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की पार्टी में जाते हैं तो वो जा सकते हैं, यानी 10 मेंबर्स अलग होते हैं तो वो जा सकते हैं, बीपीएससी एक नई पार्टी में जा सकते हैं, तो ये वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। समझ आ गया? इंडिविजुअल मेंबर अलग जाएगा तो अलग हो जाएगा, 1/3 स्प्लिट होगा तो वो अलग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। ये भी अगर 2/3 होएगा जिसकी मर्जर कहते हैं तो ये डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए यही तो हुआ है अरुणाचल प्रदेश के केस में। अरुणाचल प्रदेश में पूरी की पूरी पार्टी अलग हो गई है, इसलिए वो डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे, यानी एक लूप होल यहां पे उन्होंने ढूंढ लिया है। तो इस चीज का सोल्यूशन क्या है? देखिए सोल्यूशन तो वोटर्स के हाथ में है। एक लेवल के बाद में कुछ लीगल रेमेडी इन चीजों की हो नहीं सकती, वोटर्स को ये डिसाइड करना पड़ेगा उनको किस एमएलए को चुनना है, उन्होंने भविष्य पास्ट में क्या गलती की है और किस पार्टी के लिए मैंने वोट दिया था और किस पार्टी में वो चले गए, तो ये वोटर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। ये तो हुआ आर्टिकल की बात। अब हम इस इशू को थोड़ा सा 4-5 पॉइंट और होलिस्टिकली डिस्कस कर लेते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के। देखिए एंटी डिफेक्शन जो लॉ है उसकी और कौन कौन से क्रिटिसिज्म निकलने को आते हैं।
सबसे बड़ा तो क्रिटिसिज्म हमने देखा ही यहाँ पे। देखो, एक मेंबर, ला सबके लिए अलग अलग है, एक मेंबर अलग होएगा तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, और 2/3 यानी 10 मेंबर होगा तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं करेंगे। तो साफ साफ लूप होल है, ला एक मेंबर के लिए अलग है, 10 मेंबर्स के लिए अलग है, ऐसी नाइंसाफी है। तो और जो दूसरा इसका क्रिटिसिज्म है वो है इवन कांट स्पीक, कोई जो एमपी एमएलए है वो बोल भी नहीं सकता अपनी पार्टी के खिलाफ पार्लियामेंट में। तो एक ऑनेस्ट राय एक एमपी एमएलए नहीं रख सकता पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर के अंदर। अगर वो ऑनेस्ट राय या फिर डिसेंट रखता है अपनी पार्टी के खिलाफ में तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ये तो डेमोक्रेसी के खिलाफ है ना। अगर वो कोई भी एमपी या एमएलए अपनी राय ही नहीं रख सकता अपने उसके असेंबली के पटल पर, तो डेफिनेटली इट इज अगेंस्ट द डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के भी खिलाफ है। और ये इंडिपेंडेंट और नॉमिनेटेड मेंबर में भी डिफरेंस क्रिएट करता है। और जो ये एंटी डिफेक्शन है उसको डिसाइड कौन करेगा? स्पीकर डिसाइड करेगा उसको। तो स्पीकर तो अपने आप में एक बायस्ड हो सकता है, और स्पीकर को इतने कानून की नॉलेज भी नहीं होती। और जो लास्ट पॉइंट वो है, ये एमपी और एमएलए के कंडक्ट को सिर्फ हाउस के अंदर कंसीडर करता है, यानी एमपी या एमएलए हाउस के बाहर क्या करते हैं उस चीज को एंटी डिफेक्शन लॉ कंसीडर नहीं करता है। तो ये 4-5 पॉइंट थे। अगर क्वेश्चन आए एंटी डिफेक्शन के लूप होल्स तो 4-5 पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं। जो अगला हमारा है आर्टिकल, वो हाईकोर्ट की जजमेंट से रिलेटेड है। आपको पता होगा कल परसों हाईकोर्ट की जजमेंट आई थी। वो एक केस था फोटोकॉपी पर, यानी फोटोकॉपी एकेडमिक पर्पसेस के लिए स्टूडेंट्स के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो हाईकोर्ट में रिजेक्ट कर दी पब्लिशर्स की पिटीशन को। उन्होंने कहा पिटीशन, देखिए दो तर्क थे यहाँ पे। जो पिटिशनर थे जैसे कि ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और टेलर, इन्होंने तर्क दिया था कि जो बुक लिखता है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं बुक के यूज पर, और पब्लिशर के भी एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं। और दूसरी तरफ थे हमारे यहाँ पर स्टूडेंट्स बॉडीज, एक्सपर्ट ग्रुप्स, ये टीचर्स, फोटोकॉपियर्स। इन्होंने कहा था कि जो बुक होती हैं उनको एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकता है। इवन कॉपीराइट एक्ट है, कॉपीराइट एक्ट मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे, याद हो जाएगा। कॉपीराइट एक्ट 52(1)(I), इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एजुकेशन पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं किसी भी बुक को। तो हाईकोर्ट ने क्या कहा? हाईकोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो ये बुक होती हैं, यानी कॉपीराइट स्टैट्यूटरी एक्ट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है, ये नेचुरल राइट नहीं है, और इन पर लिमिटेशंस हैं और एजुकेशन और अदर पर्पसेस के लिए जो कि 52(1)(I) में दिया है उसके लिए इसे यूज कर सकते हैं। तो देखते हैं कॉपीराइट आपको पता ही क्या होगा। कॉपीराइट कोई भी एक्सक्लूसिव राइट, यानी कोई भी बुक लिखते हैं या फिर इवन कंप्यूटर टेबल्स, डेटाबेस, इन सब के लिए ये होता है। और जो ये बनाता है यानी नॉलेज क्रिएट करता है उसके एक्सक्लूसिव राइट्स होते हैं उस पे, उसके रिगार्डिंग ये, उसके कंटेक्स्ट में ही ये हाईकोर्ट ने जजमेंट दिया है। तो देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। तो अब देखिए 52(1)(I) में है क्या, जो कॉपीराइट का एक्ट है। 52(1)(I) में साफ साफ अलाउ करते हैं कॉपीराइट मटेरियल्स को किसके यूज के लिए? टीचर्स इसको कोर्स में डाल सकता है, यानी ये एक्सेप्शंस है आप कह सकते हैं। इसको क्वेश्चंस फ्रेम करने में यूज किया जा सकता है, इवन आंसर्स में भी फ्रेम किया जा सकता है। तो ये एक्सेप्शंस हैं। अब देखिए कोर्ट ने क्या कहा। ये क्रक्स इस आर्टिकल का यही है कि क्या यूनिवर्सिटी उस बुक के मटेरियल को कोर्स पैक में डाल सकती थी या नहीं डाल सकती थी। अब देखिए पिटिशनर ने तो यही कहा कि नहीं, ये एक्सक्लूसिव राइट्स है, और इवन अगर आप दे भी रहे हो यूज करने के लिए तो क्लासरूम तक लिमिट रखना चाहिए, उसको क्लासरूम से बाहर नहीं आना चाहिए वो मटेरियल जो बुक से फोटोकॉपी किया गया है। तो हाई कोर्ट ने उनकी इस दलील को भी खारिज कर दिया। हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, इस पूरे के पूरे कॉपीराइट में जो एक्सेप्शन दी गई है 52(I), इसको नैरो टर्म्स में नहीं दे सकते। इसको हर चीज में, जैसे कि क्रिएशन ऑफ सिलेबस बनाना है और कैसे उसको फ्रेम करना है पैकिंग के लिए, प्रोविजन, सब कुछ चीजों के लिए, यानी एजुकेशन के ऑलमोस्ट किसी भी पर्पज के लिए इसे यूज कर सकते हैं। जो जज थे जिन्होंने जजमेंट दिया, राजीव इनका नाम था शायद, और इन्होंने कहा कि देखिए पुराने टाइम में जब फोटोकॉपियर मशीन नहीं होती थी तब भी तो स्टूडेंट्स विभिन्न बुक से, अलग अलग बुक से हाथ से नोट करते थे, अपने नोट्स बनाते थे। तो अब फोटोकॉपी आ गई तो क्या दिक्कत है? फोटोकॉपी एक नई टेक्नोलॉजी आई है, वो तो हमारी लाइफ आसान बनाने के लिए है, ना कि मुश्किल बनाने के लिए। जब इस पूरी प्रोसेस का पर्पज ही फॉल्टी नहीं है तो इफेक्ट कैसे फॉल्टी हो सकता है? तो देखिए उन्होंने साफ साफ अपनी जजमेंट में कहा कि कॉपीराइट का मतलब बिल्कुल भी एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, ये कोई फंडामेंटल लॉ या फिर भगवान द्वारा दिया गया राइट नहीं है। इसको एजुकेशन पर्पज के लिए और पब्लिक बेनिफिट के लिए यूज कर सकते हैं। इसका पर्पज इंटेलेक्चुअल लेवल को इनरीच करना है और ज्यादा बढ़ाना है, ना कि उसे रिस्ट्रिक्ट करना। इसका पर्पज नॉलेज को बढ़ाना है, ना कि नॉलेज को रिस्ट्रिक्ट करना।
तो इस जजमेंट ने एक बैलेंस स्थापित कर दिया किस किस के बीच में, प्राइवेट राइट्स के बीच में और पब्लिक राइट्स के बीच में। यानी प्राइवेट राइट्स है पब्लिशर का, ऑथर्स का, और पब्लिक जो राइट्स है वो स्टूडेंट्स का, टीचर्स का। इन दोनों चीजों को इन्होंने बैलेंस कर दिया इस जजमेंट ने। अब देखिए, ये जो है हमारे जो टेक्नोलॉजी का एंड है वो इंप्रूविंग लाइफ्स है, यानी फोटोकॉपी आ गई तो क्या चेंज आ गया, उसका मतलब तो यही था कि ना लाइफ्स को आसान बनाया जाए। अब दूसरा क्वेश्चन ये निकल के आता कि ग्लोबल इस जजमेंट का क्या इफेक्ट होगा। देखिए, ग्लोबल इफेक्ट ये होगा कि इस जजमेंट से साफ साफ एक संकेत निकलने को मिल रहा है कि राइट टू इक्विटेबल एक्सेस टू नॉलेज, और दूसरे देशों को भी यही अपनाना चाहिए। फिलहाल जो कॉपीराइट का रजीम है, यानी डब्ल्यूटीओ में आपने देखा होगा ट्रिप्स है, ट्रिप्स द्वारा ये यू कैन से गाइड करते हैं, और ये सारा का सारा इसका फायदा होता है जो कॉपीराइट्स एक्ट का, उसका फायदा होता है ग्लोबल नॉर्थ को। देखिए, ग्लोबल नॉर्थ ने पहले तो कॉलोनी बना के जो देशों को गुलाम बना के सारी की सारी टेक्नोलॉजी लेगी, उस टाइम पर वो डेवलपमेंट हो गए थे। जब डेवलपिंग कंट्रीज अब डेवलप कर रहे हैं तो वो कॉपीराइट की बात करते हैं, उन सब राइट्स की बात करते हैं, तो इसका नुकसान तो एक लेवल के बाद में डेवलपिंग कंट्रीज को ही होता है। जैसे कि हॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्रीज, पायरेसी के बारे में हमने एक आर्टिकल पढ़ा था, आपको याद होगा, ये मूवीज की पायरेसी पे या आजकल टोरेंट्स की वो बैन लगाया था गवर्नमेंट ने, और उसके खिलाफ भी एक आर्टिकल अच्छा आया था, हमने पहले डिस्कस किया था उसे। आप आर्टिकल्स मिस मत कीजिए, क्योंकि एक ना फ्लो बना रहता है, यानी उस आर्टिकल्स को हमने डिस्कस किया था, उसके बाद ये आर्टिकल आया, तो एक कंटिन्यूटी मेंटेन रहती है। तो अब बात करते हैं इसकी। तो देखो, कई देश जैसे यूएस में लिमिटेड फोटोकॉपी अलाउ की गई थी, यानी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस हैं, एक लेवल के बाद में फोटोकॉपी नहीं कर सकते। अगर इंडियन लॉ मेकर्स ने ऐसा किया तो इसका एक पर्पस है टीचिंग का, ना कि ऑथर्स के खिलाफ में प्रिजुडाइस। जज ने कहा कि जो हमारे कंट्रीज हैं, जज ने ये बात जजमेंट देते इसमें ये बात कंसीडर की थी, जो हमारे जैसे कंट्रीज हैं, इंडिया जैसे कंट्रीज हैं, उनमें देखिए इतने सारे बच्चे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो एक यूनिवर्सिटी एक लेवल के बाद में उसकी यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी सब बच्चों को बुक्स नहीं प्रोवाइड कर सकती, और सारे के सारे बच्चे बुक्स भी नहीं खरीद सकते क्योंकि सबके पास इतने पैसे होते नहीं है। तो ये एक जजमेंट साफ साफ जरूरी है, कोई भी क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे नहीं रख सकते, और एक इक्विटेबल एक्सेस टू नॉलेज होना चाहिए। अब बात निकल कर आती है कि क्या ये इसके खिलाफ में फोटोकॉपियर वाले हैं या पब्लिशर हाउसेज हैं, वो आप बाद में अपील करेंगे, यानी अपील तो डेफिनेटली ऑथर या पब्लिशर ही करेंगे। लेकिन लीगली वो कर सकते हैं, क्योंकि एक हाई कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन मोरली उनको नहीं करना चाहिए, उनको समझना चाहिए इस बात को कि स्टूडेंट, फोटोकॉपियर और टीचर्स उनके साथी हैं, उनके एलाय हैं, उनके दुश्मन नहीं हैं। तो अंत में तो यही कह सकते हैं कि ये जजमेंट दूसरे कंट्रीज के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट मैनुअल की तरह काम करना चाहिए, और उनको भी इसकी तरफ ये ऐसी लॉ अपने देश में लाने चाहिए। जो अगला हमारा आर्टिकल है वो एसडीजी के बारे में है। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की शुरुआत हुई थी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स यानी एमडीजी के रूप में 2001 में। 2001 से 2015 तक एमडीजी गोल्स को पूरा करना था। अब देखिए, 2015 में कुछ इसके टारगेट्स पूरे हुए, कुछ नहीं हुए। उसके बाद 2015 के बाद में एसडीजी आ गए। एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें 17 जो है हमारे, वो तो टारगेट्स हैं, और 17 ऑब्जेक्टिव्स हैं एंड 169 टारगेट्स हैं। अब देखिए, सभी कंट्रीज ने अपने अपने इंडिकेटर भी बनाने स्टार्ट कर दिए हैं कि कैसे एसडीजी गोल में जो प्रोग्रेस हो रही है उसको मेजर किया जाए। ये सारे के मोटा मोटा कहा जाए तो एसडीजी किसके लिए है? ये ह्यूमन डिग्निटी को इंक्रीज करने के लिए है, ह्यूमन प्रोस्पेरिटी के लिए है, और बायोस्फीयर है उसको बचाने के लिए है, पीस के लिए है, सिक्योरिटी के लिए है। तो इसमें तो कोई भी डाउट नहीं है कि पर्पस तो अच्छा है ही, लेकिन इसमें देखिए कुछ भी सॉलिड और कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। जैसे एंड पॉवर्टी, कैसे करेंगे पॉवर्टी को, तो हम कह सकते हैं कि बहुत बड़े हैं, बहुत वाइड हैं, लेकिन स्कोप में लिमिटेड हैं। स्कोप में लिमिटेड कैसे हैं, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। और एसडीजी को देखिए करने के लिए फंड्स की कमी है, फंड्स नहीं है एसडीजी को इंप्लीमेंट करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज के पास में। और जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट एड है और पब्लिक प्राइवेट फंड्स हैं, इसी लेवल पर अब ये इंडिविजुअल लेवल पर इसको देखेंगे कैसे फंड्स को प्राप्त किया जा सकता है। इंडिया के लिए बहुत से चैलेंजेस है इसको इंप्लीमेंट करने में। और देखिए, अगर इंडिया ने एसडीजी के सारे टारगेट्स को पूरा किया, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा किया, तो ओवरऑल डेवलपमेंट आ ही जाएगी, फिर तो हमारा कंट्री डेवलप्ड कंट्री से भी ऊपर हो जाएगा। तो लेकिन दिक्कत वही है ना, पैसों की कमी है। सभी तो टारगेट्स हैं इसमें, हेल्थ टारगेट्स हैं, वाटर से रिलेटेड टारगेट्स हैं, फूड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सभी तो टारगेट्स हैं। और ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड भी हैं। अच्छी बात ये है, इंटरकनेक्टेड होने से फायदा क्या होता है, इससे कॉम्प्लीमेंट बेनिफिट मिल जाता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, यहां पे देखिए स्क्रीन पर,
अगर देखिए सैनिटेशन अच्छा करेंगे, सैनिटेशन अच्छा करेंगे और जो क्लीननेस वाटर का यूज करेंगे, क्लीनलीनेस वाटर, साफ पानी, तो फायदा क्या होगा, हमारी हेल्थ इंक्रीज होगी, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ अच्छी होगी तो न्यूट्रिशन लेवल बढ़ेगा, बंदा और ज्यादा हेल्थी होएगा। तो एक आपस में ये जुड़े हुए हैं सारे के सारे। दूसरा एग्जांपल ले लीजिए आप, तो भी आपको पता चल जाएगा इसका। सस्टेनेबल कंजम्पशन, यानी कंजम्पशन कम किया जाए और प्रोडक्शन भी ऑप्टिमम किया जाए, तो इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी और लोकल लेवल पर ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज का कम फर्क पड़ेगा। तो ये दूसरा एग्जांपल था। ये एग्जांपल्स ये शो करते हैं कि सारे के सारे जो टारगेट्स यहाँ पर आपस में इंटरकनेक्टेड हैं और जुड़े हुए हैं। और जो 13 टारगेट है यहाँ पर, देखिए जो 13 टारगेट है प्रोटेक्टिंग प्लेनेट, ये तो आपको पता होगा कि यूएनएफसीसी जो क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस हुई थी पेरिस में, अच्छा हुआ कि वही ये टारगेट्स डिसाइड करे इसके। ये तो ऑब्जेक्टिव है ना, सिर्फ टारगेट्स वही डिसाइड करे क्या क्या टारगेट्स उसके अंदर होने चाहिए। और एसडीजी को इंप्लीमेंट करने के लिए इंडिया में भी एक दिक्कत है। कौन सी दिक्कत है, तो हमारे जो फॉर्मर सीईओ थे नीति आयोग के, इन्होंने कहा कि देखिए लैक ऑफ डाटा है, इवन 12th 5 ईयर प्लान को इंप्लीमेंट करने भी के लिए भी हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है। तो दूसरा है, ये देखिए यहां पे डायग्राम से समझ लेते हैं। पहले प्रॉब्लम है डेटा की, दूसरी प्रॉब्लम है फंड्स की, फंड्स भी नहीं है। ये सारी कॉमन प्रॉब्लम्स है, कोई भी समस्या आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, इन पॉइंट्स को यूज हम अपने आंसर्स में कर सकते हैं। और तीसरा जो है हमारा कैपेसिटी बिल्डिंग की, ये भी एक समस्या। चौथी रेगुलेशन की और प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन की, रेगुलेशन, इंप्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग, कुछ भी इसको कह लीजिए किसी भी सेंस में। तो 4 पॉइंट्स मेन है, इसी वजह से हम नहीं कर पाते। सॉरी। तो सजेशंस यहां पर दिए गए हैं राइटर के द्वारा। कौन से सजेशन हो सकते हैं, आइडेंटिफाई करें कि एटलीस्ट कौन से डेटा हमारे पास है, उसको कैसे यूज कर सकते हैं, और नहीं है तो कुछ अल्टरनेटिव तो ऑप्शन यूज करें ना, कैसे, अगर डेटा उस चीज में नहीं है तो इसका ऑप्शन क्या हो सकता है। तीसरा, जो नए इंस्टीट्यूशन है वो बनाए पॉलिसी के लिए, रेगुलेशंस के लिए, रूल्स के लिए। चौथा पॉइंट है हमारा सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन हो एसडीजी को और ज्यादा अच्छे से बनाने के, इंप्लीमेंट करने के लिए। और पांचवा पॉइंट है कैपेसिटी बिल्डिंग। 5 पॉइंट से याद कर लीजिए, कभी भी एसडीजी आया तो आंसर में हमें लिखना है। पहला पॉइंट डेटा को आइडेंटिफाई करें, दूसरा पॉइंट अल्टरनेटिव ढूंढे, तीसरा पॉइंट नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, चौथा पॉइंट सेंटर स्टेट में कोऑर्डिनेशन, पांचवा पॉइंट कैपेसिटी बिल्ड करें। कॉमन से पॉइंट है, ज्यादा इतने अच्छे पॉइंट्स भी नहीं है वैसे तो, और ज्यादा अच्छे पॉइंट आ सकते हैं। अब आगे क्लाइमेट जो हमारा चेंज है उसका फर्क क्या पड़ेगा। देखिए उसका इंडिया पे तो बहुत बुरा फर्क पड़ने वाला है, और इंडिया मोस्ट वनरेबल है। क्यों, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है और कोस्ट लाइंस पर इतने ज्यादा लोग रहते हैं। अगर क्लाइमेट चेंज होता है तो इंडिया पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो इंडिया के क्या ऐसे एक्शंस होने चाहिए एसडीजी के अंदर कि हम क्लाइमेट चेंज से निपट सकें। जैसे कि फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट मैं आपको दिखाता हूं। अगर हम पुअर्टी खत्म कर दें तो क्लाइमेट चेंज से आसानी से निपटा जा सकता है। क्योंकि इंडिया में 2011 में 2011 में वर्ल्ड के 20% पुअर थे, वो इंडिया के पुअर थे। यानी टोटल परसेंटेज जो पुअर की थी उसमें से 20% इंडिया का कंट्रीब्यूशन था पुअर पीपल में। देखिए कहना आसान है, पुअर्टी खत्म करते तो सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो पॉइंट लिखने के लिए पॉइंट है, लेकिन फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। तो क्लाइमेट का सबसे जो बुरा प्रभाव पड़ता है वो गरीब लोगों पर पड़ता है। और अगर पुअर्टी कम कर दें तो क्लाइमेट चेंज को निपटने में, ग्लोबल वार्मिंग को निपटने में उन लोगों को रेजिलिएंट बनाया जा सकता है। और जैसे कि देखिए हम अपनी सिटीज को अगर सस्टेनेबल बना दें, वहां पे सैनिटेशन ठीक कर दें, कंजम्पशन कम कर दें और ड्रिंकिंग वाटर और एनर्जी की एक्सेस दें सबको, तो लोग ज्यादा कैपेबल होंगे, पुअर नहीं होंगे, तो वो क्लाइमेट चेंज को आसानी से टैकल कर सकते हैं। देखिए अब दिक्कत ये है, तो एसडीजी काफी नहीं है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें हमें चाहिए। डेटा, वही बात, पुराना पॉइंट है, डेटा अच्छा होना चाहिए। डेटा की क्या जरूरत है, देखिए क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए हमें पता होना चाहिए ना, अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अगर पर्यावरण चेंज हो रहा है तो उसके क्या प्रभाव होंगे, किस क्षेत्र में, किस रीजन में कैसा चेंज आएगा। मोटा मोटा तो देखिए हम बता सकते हैं, क्योंकि मानसून डिपेंडेंट हमारी कंट्री है, तो मोटा मोटा हम बता सकते हैं कि कहीं तो इंटेंस रेनफॉल होगी, बहुत ज्यादा बारिश होगी, कहीं सूखा आएगा, ड्रोट आएगा। लेकिन ये नहीं बता सकते कि किस रीजन में बहुत ज्यादा बारिश आएगी, किस रीजन में एक बहुत ज्यादा सूखा आएगा। तो उसके लिए क्या, तो उसके लिए तो वही चीज है दोबारा से, ये देखिए क्लाइमेट चेंज का हमारे रीजन में बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और गरीब जनता पर पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। जैसे मैंने पहले ही बताया, फ्लैश फ्लड्स आएंगी, सोइल इरोजन होएगा और फ्रेश वाटर की कमी होएगी और एग्रीकल्चर यील्ड यानी प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाएगी। तो ये सब प्रभाव ज्यादा फर्क डालते हैं गरीब आदमी पर, उनके लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज पर।
तो देखिए, अब जब हमें पता ही नहीं मोटा मोटा क्या असर होगा क्लाइमेट चेंज का इंडिया में, तो एक तो अच्छी चीज वही है ना, एसडीजी को ही कम से कम इंप्लीमेंट कर लेते हैं, यानी पुअर्टी हटा दे तो कम से कम उन पे कम फर्क पड़ेगा, सबसे ज्यादा पुअर पर फर्क पड़ेगा। और एक लेवल के बाद हम क्लाइमेट चेंज को तो कम नहीं कर सकते ना उसके फर्क को कम कर सकते हैं, तो कम से कम गरीबी हटाने की तरफ ज्यादा ध्यान दे, एसडीजी के टारगेट्स हैं उस पर ज्यादा ध्यान दे, तो कम से कम क्लाइमेट चेंज से ज्यादा अच्छे से निपटा जा सकता है। ठीक है, थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर लिसनिंग।